जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी जीके ट्रैक चैनल पर। 13 मार्च 2023 का सबसे पहला डेली करंट अफेयर्स आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, किस देश ने अपनी राजधानी को जकार्ता से बोर्नियो ट्रांसफर कर दिया है? विच कंट्री हैज शिफ्टेड इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू बोर्नियो? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश ने अभी हाल ही में अपनी कैपिटल को जकार्ता से बोर्नियो को ट्रांसफर किया है। अब इसके पीछे क्या रीजन है मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, ये बोर्नियो है और यहां पर जो कैपिटल है ट्रांसफर की गई है। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया का नया कैपिटल। दोस्तों, इंडोनेशिया की जो नई कैपिटल है वो क्या होगी? तो इसकी नई कैपिटल है नुसंतारा। क्या है? नुसंतारा। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और ये जो नई कैपिटल है इंडोनेशिया के किस प्रोविंस में है? तो ये कालीमंतान प्रांत में है। कहां पर है ये? कालीमंतान प्रांत में है। जो नई कैपिटल बनाई गई है, क्यों बनाई गई है? दोस्तों, जो पहला पुराना कैपिटल था जकार्ता, वो डूब रहा है और वहां पे बहुत ज्यादा प्रदूषण भी है। तो नई जो राजधानी है वो सस्टेनेबल फॉरेस्ट सिटी होगी, जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। ऐसे से डेवलप किया गया है जो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जो राजधानी पुरानी थी जकार्ता, दुनिया का सबसे तेजी से डूबने वाला सिटी बताया गया है और यहाँ पे पर्यावरण में बहुत ज्यादा प्रदूषण भी है। 2050 तक ऐसा माना जा रहा है कि शहर का 1/3 पार्ट जो है वो जलमग्न हो जाएगा, सब मर्ज हो जाएगा। इसलिए कैपिटल को ट्रांसफर किया गया। ये इसके पीछे रीजन है, ये कारण है। अब दोस्तों, यहाँ पे बात इंडोनेशिया की आई है, तो इंडोनेशिया से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो देखिए, इंडोनेशिया जो है पहले डच ईस्ट इंडीज, जिसे हम बोलते हैं नीदरलैंड ईस्ट इंडीज, इसके नाम से जाना जाता था। और 1945 में नीदरलैंड से ये इंडिपेंडेंट हुआ है, नीदरलैंड से स्वतंत्र हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश है इंडोनेशिया। यहां पर 17,500 आइलैंड हैं, छोटे छोटे आइलैंड हैं। आइलैंड वो जगह होती है जो पानी से चारों तरफ से घिरी होती है, उसे हम द्वीप कहते हैं, आइलैंड बोलते हैं। ग्रीनलैंड और न्यू गिनी के बाद इंडोनेशिया का जो बोर्निया आइलैंड है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया से रिलेटेड और भी जानकारी को मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, यहां पर 100 से अधिक एक्टिव वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है। और सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो है माउंट मेरापी। अभी इसमें विस्फोट भी हुआ है, आने वाले करंट अफेयर्स में आज आप पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा क्राकाटोआ, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यदि आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है, यानी मुस्लिम की पॉपुलेशन कहां पर है, तो यह है इंडोनेशिया। ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आप नोट कर लीजिएगा। इंडोनेशिया की लोकेशन को जरा देखते हैं, वर्ल्ड मैप में कहां देखने को मिलता है। ये इंडियन ओशन है, यहां पर आप देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहां पर देखिए एशिया है। एशिया के जहां पर रेड मार्क किया गया सबसे नीचे, यह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की लोकेशन को आपने देखा। इंडोनेशिया की जो करेंसी है आपसे पूछी जा सकती है, तो यह रुपया। और राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। क्या नाम है? जोको विडोडो। अब आपको जोक को इमेजिन करना है, इंडोनेशिया में कोई जोक पाई जाती है। अब आपको नाम याद हो जाएगा, मैंने आपको बताया था इमेजिनेशन पावर को बढ़ाइए। दोस्तों, 470 दिन हो गए आपको लगातार डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हुए। 13 मार्च का करंट अफेयर्स आप सभी पढ़ रहे हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में करंट अफेयर्स की क्लास मिल रही है, दोनों माध्यम में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। सबसे आखिरी में आपको ल्यूसेंट स्पेशल स्टैटिक जीके मिलता है, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलता है। भारत के सभी एग्जाम्स को कवर करती है ये करंट अफेयर्स की क्लास। मात्र 25 से 30 मिनट में हम आपको करंट के साथ स्टैटिक जीके भी कवर कराते हैं, ताकि आपका संपूर्ण जीके जीएस सब कुछ कंप्लीट हो। दोस्तों, यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह है अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। क्या आपको इनकी कहानी के बारे में पता है? मेयर का चुनाव लड़ा, हार गए। बिजनेस खड़ा किया, हार गए। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, हार गए। ज्यादा लंबी मैं इनकी कहानी नहीं खींचूंगा, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको मैं इनकी कहानी से प्रेरणा लेने के लिए बोल रहा हूं। इनके जीवन में हमेशा सफलता मिली, लेकिन 55 साल में
देश के 16वें राष्ट्रपति बने, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। इतनी ज्यादा सफलताओं के बाद तो इंसान को हार जाना चाहिए, फिर कैसे राष्ट्रपति बने? ये है दृढ़ इच्छा, ये है मजबूत शक्ति, मेहनत करने की शक्ति। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी वजह से यहां तक ये पहुंचे हैं। दुनिया में हर वो असफल व्यक्ति जो हार चुका है, बस आप ये सोचिए, मुझे बस करते रहना, उस काम को करते रहना है, चाहे मैं सफल हूं चाहे असफल हूं, इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे कर्म भूमि, मुझे रणभूमि में जीतना है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी बने, इनका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है रोहित जावा। क्या नाम है? रोहित जावा। अब आप इनका नाम एक इंटरेस्टिंग सी ट्रिक से याद रख सकते हैं। अभी हिंदुस्तान के कप्तान कौन है क्रिकेट टीम के? वो है रोहित शर्मा। तो हिंदुस्तान यहां भी लिखा हुआ है और यहाँ पे रोहित भी लिखा हुआ है। तो अब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड अगर क्वेश्चन आता, उसके नए एमडी बने, तो सर ने बताया था रोहित शर्मा है, अच्छा रोहित जावा, टिक कर देता हूं। रिलेट करके पढ़िए। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, दोस्तों ये जो कंपनी है ये एफएमसीजी कंपनी है। इसे हम बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी। ऐसी कंपनी को एफएमसीजी बोला जाता है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है और इसकी सप्लाई बहुत तेज होती है, जल्दी से इनके प्रोडक्ट खत्म हो जाते हैं, इसलिए बोला जाता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी। ऐसी हर वो रोज की जो रोजमर्रा की चीजें हैं, दैनिक चीजें, ये सब मैन्युफैक्चर करते हैं कंज्यूमर्स के लिए। इसके नए एमडी बने हैं रोहित जावा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी है वो भारत की है, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये कंपनी जो है इंग्लैंड की है, इसकी एक यूनिट भारत में है, नाम जरूर हिंदुस्तान लगा हुआ है। इसका हेडक्वार्टर लंदन इंग्लैंड में है, भारत में इसका मुख्य कार्यालय मुंबई में है। 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। इंग्लैंड की कंपनी है यूनिलीवर, इसका एक पार्ट भारत में ट्रेड करने के लिए पंजीकृत कराया गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का 67% जो लाभांश है इंग्लैंड में जाता है। जो भी प्रॉफिट होता है वो पैसा कहां चला जाता है? इंग्लैंड पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नॉर्वेजियन पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज वॉन द नॉर्वेजियन अवार्ड रिसेंटली? तो नॉर्वेजियन अवार्ड को जीता है ट्रुथ हाउंड्स। किसने जीता है? ट्रुथ हाउंड्स ने जीता है नॉर्वेजियन पुरस्कार को। दोस्तों ट्रुथ हाउंड्स क्या है? तो यह एक प्रकार की जो संस्थान है, यह ह्यूमन वर्किंग ग्रुप है, ह्यूमैनिटी के लिए काम करती है। यूक्रेन के अधिकार समूह यानी जो ट्रुथ हाउंड्स है, यूक्रेन की एक ह्यूमन वर्किंग ग्रुप है, ह्यूमन राइट्स के लिए वर्क करती है, इसने पुरस्कार को जीता है। ये जो ग्रुप है यूक्रेन संघर्ष में युद्ध अपराधों का डॉक्यूमेंटेशन करती है, सारे डॉक्यूमेंट बनाती है कि कौन कौन से अपराध हुए, अभी कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, उन सब का दस्तावेज तैयार करके रिप्रेजेंट करती है। दोस्तों परीक्षा संजीवनी ले लीजिए, हाल ही में प्रदान किए गए कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आपने लास्ट टाइम पढ़ा था सर डेविड चिपरफील्ड को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो आर्किटेक्चर क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार, इन्हें मिला है। 8वां राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार किसे दिया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में। तो ये है शिप्रा दास। क्या नाम है इनका? शिप्रा दास। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। भारत का डिजिटल भुगतान बाजार किस वर्ष तक बढ़कर $10 ट्रिलियन हो जाएगा? बाय विच ईयर इंडिया डिजिटल पेमेंट मार्केट विल ग्रो टू $10 ट्रिलियन? तो दोस्तों 2026 तक भारत का जो डिजिटल भुगतान बाजार है वो $10 ट्रिलियन पहुंचने वाला है। आप देख ही रहे हैं भारत का हर एक नागरिक, लगभग हर एक नागरिक अब तो धीरे धीरे सब सीख रहे हैं कैसे पेमेंट करनी, यूपीआई के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, भीम के थ्रू, अलग अलग आपके पेमेंट गेटवे हैं जहां से आप पेमेंट करते हैं। तो सब जुड़ रहे हैं इस पेमेंट सिस्टम से। ये जो रिपोर्ट है इसको किसने डेवलप किया, तैयार किया है? तो एक है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने इसको तैयार किया फोन पे के साथ, दोनों ने मिलकर के इस रिपोर्ट को तैयार किया है। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? द नेम ऑफ रिपोर्ट इज डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया
a USD 10 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी। हालांकि दोस्तों इस पर सबसे बड़ा जो योगदान जाता है भारत की महिलाओं का जाता है, भारत की लड़कियों पे जाता है सबसे ज्यादा। वो क्या करते हैं, यहां पर ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, शॉपिंग्स करते हैं। फोन पे की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो फोन पे जो है एक डिजिटल पेमेंट सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है, जैसा आप सभी यूज करते होंगे। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइए बेंगलोर में, भारत में बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब हुई है? 2015 में हुई है। इसमें 3 व्यक्ति शामिल हैं। पहले है राहुल चारी, दूसरे हैं बुर्जिन इंजीनियर और तीसरे हैं समीर निगम। इन 3 व्यक्तियों ने मिलकर के इसकी स्थापना की है। दोस्तों 2016 से यूपीआई का इस्तेमाल करके पैसे का आदान प्रदान की सुविधा 2016 से स्टार्ट हुई है। प्रेजेंट में यदि आपसे पूछा जाए सीईओ कौन है, तो यह समीर निगम। क्या नाम है इनका? समीर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किसने किया है? हु हैज इनॉग्रेटेड द बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस? तो आपने टीवी न्यूज में देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे का। ठीक है, इस प्रकार से दिख रहा है ये, आप देख पा रहे हो कितना स्मार्टली डेवलप किया गया है, यहां पर आप देख पा रहे हैं। दोस्तों पीएम मोदी जी ने 12 मार्च को इसका उद्घाटन किया है। ये 118 किलोमीटर लंबी परियोजना है और इस प्रोजेक्ट के लिए 8,480 करोड़ रुपए लगे हैं, तब इसे डेवलप किया गया है। दोस्तों ये जो एक्सप्रेस वे है बेंगलुरु और मैसूर के बीच, जो यात्रा का समय घटा देगा। पहले 3 घंटे लगते थे, अब आपको केवल 75 मिनट ही लगेंगे। तो ये बहुत बड़ी बचत है। समय ही आप समझिए, जो कीमत है ना वो पैसे की नहीं है, वो समय की है। इसके अलावा एक और चीज का शिलान्यास पीएम मोदी जी ने किया है, ध्यान दीजिए, यह है मैसूरू कुशल नगर 4 लेन एक्सप्रेसवे। इसका भी शिलान्यास पीएम मोदी जी ने किया है। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 6। जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर सेना ने 100 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? At which place in Jammu and Kashmir the army has hoisted a 100 feet height national flag? तो फ्रेंड जम्मू कश्मीर में डोडा है, डोडा में फहराया गया है सेना के द्वारा 100 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। इस प्रकार से डोडा में फहराया गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दोस्तों आखिर क्यों फहराया गया है? तो इसका उद्देश्य है, बहुत सारे अनगिनत सैनिक जिन्होंने भारत के लिए अपनी जान दे दी, शहीद हो गए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। श्रद्धांजलि देने के लिए फहराया गया। दोस्तों सेना की डेल्टा फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अजय कुमार, इन्होंने सेक्टर 9 में डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में यह सबसे ऊंचा जो झंडा है इसे फहराया है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिव्य कला मेला, इसका आयोजन कहां पर शुरू हुआ है? दोस्तों यहाँ पे दिव्य बोलने पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई भक्ति वक्ति का नाम है, ऐसा नहीं है। दिव्य दिव्यांग भाइयों के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपनी कला को प्रस्तुत करने के लिए। तो ये भोपाल में, कहां पर? भोपाल में दिव्य कला मेले का आयोजन हो रहा है, इसकी शुरुआत हो गई है। कहां पर? भोपाल में, याद रखिएगा। दोस्तों दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग है, ये 12 से लेके 21 मार्च तक भोपाल हाट जो जगह है भोपाल मध्य प्रदेश में, इसका आयोजन किया जाएगा। देश भर के जितने भी हमारे दिव्यांग भाई हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर दिव्यांग भाई हैं, उन सबको मौका मिलेगा। दिव्यांग उद्यमियों को, कारीगरों को अपने प्रोडक्ट और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने का उन्हें मौका दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारत के कुछ इंपॉर्टेंट फेमस मेले हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, गंगा सागर मेला वहां पे लगता है। कुंभ मेला हर 12 वर्ष में लगता है। तो भारत में 4 ऐसी जगह है जहां पर कुंभ मेला लगता है। तो पहला है नासिक, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है इलाहाबाद और चौथा है उज्जैन। इन 4 जगहों पर यह मेला लगता है। ठीक है, याद रहेगा, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, पुष्कर मेला की बात करेंगे तो पुष्कर मेला जो है राजस्थान में लगता है। ऊंटों का मेला कहलाता है पुष्कर मेला।
और सोनपुर जो कि बिहार में है, वहां पर मवेशी मेला लगता है, कैटल फेयर लगता है, ठीक है, जानवरों का मेला लगता है। अगला प्रश्न ये रहा, भिखारी मुक्त शहर नामक पहल कहां पर शुरू हुई है? वेयर हैज द इनिशिएटिव कॉल्ड बेगर फ्री सिटी स्टार्टेड? तो भिखारी मुक्त शहर इस पहल को अभी नागपुर शहर में स्टार्ट किया गया है। नागपुर कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में। नागपुर में भिखारी मुक्त शहर नामक पहल की शुरुआत की गई है। दोस्तों यहां पर इस पहल का जो मकसद है वो ये है कि कोई भी वहां पे भिखारी दिखना नहीं चाहिए, वहां पे बेगिंग नहीं होनी चाहिए। तो नागपुर शहर की पुलिस आयुक्त हैं वहां पर, इनका नाम है अमितेश कुमार। इन्होंने 144 सीआरपीसी की अधिसूचना जारी कर दी है, और जब भी इसमें ऐसी धारा जारी होती है तो इसमें साफ साफ उन्होंने नोटिस दिया है, लोगों को बताया है कि पब्लिक प्लेसेस में भीख नहीं मांगा जाएगा, भीख मांगने की आपको अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये जो पुलिस अभियान है, अगर इसमें कोई पकड़ा गया तो उस भिखारी को आश्रय गृह भेजा जाएगा, वहां पर उनको शेल्टर हाउस में भेजा जाएगा, शेल्टर होम में भेजा जाएगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि जेल में बंद कर देंगे, उसको आश्रय गृह भेजेंगे, और कैसे वो अपनी जीवन शैली को सुधार सकता है, अगर कोई वृद्ध पुरुष है तो उसको क्या किया जाएगा, हर तरह की उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। और बहुत सारे इसका फायदा उठाते हैं और बेगिंग काम करते हैं, एकदम नव युवक होते हैं, फिर भी जानते हैं कि बहुत आसानी से भीख मिल जाती है भारत में, तो गलत काम भी करते हैं वो। हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? आपको सबसे पहले करंट अफेयर्स में मैंने माउंट मेरापी का नाम लिया था, जो कि इंडोनेशिया में। तो ज्वालामुखी अभी विस्फोट हुआ है, ये इंडोनेशिया में है, माउंट मेरापी, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये माउंट मेरापी है, सीधे मैं आपको माउंट मेरापी पे लेके चल रहा हूं, जो कि इंडोनेशिया में है। और बहुत तेज विस्फोट हुआ कि इसकी जो एशेस थी 9000 फीट तक पहुंची। सोचिए कितना ज्यादा ये एक्टिव वॉल्केनो है। तो दुनिया के सबसे बड़े एक्टिव वॉल्केनो में से एक वॉल्केनो आता है माउंट मेरापी, और इसके फटने से आसपास के जितने भी विलेज हैं वहां पर राख फैल गया, धुआं हो गया है। विस्फोट जहां से हुई है वहां से लेकर के जितना 7 किलोमीटर एरिया है उसको प्रोहिबिट कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहां पे मैं आपको बता दूं, भारत में बहुत सारे ज्वालामुखी नहीं, जैसे इंडोनेशिया में 100 ज्वालामुखी हैं, भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी, इसका नाम है बैरन द्वीप ज्वालामुखी, जो कि भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वहां से 140 किलोमीटर दूर है, और यह है बैरन द्वीप ज्वालामुखी। आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया? Where has the Vote Fest 2023 been inaugurated? तो दोस्तों ये बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया वोट फेस्ट 2023। देखिए, वोट से नाम स्पष्ट है कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए है। ठीक है, इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनका नाम है राजीव कुमार। क्या नाम है? राजीव कुमार। अब आप कैसे याद रखेंगे? भारत में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? राजीव गांधी हैं। दिमाग में बन गया होगा, डेली तो सुनते हैं, इतनी बार नाम आता है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उनको पद दिया गया है इलेक्शन कमीशन का भी, तो ऐसे रिलेट करेंगे तो राजीव कोई है, राजीव कुमार भी आपको याद आ जाएगा। तो बेंगलुरु में वोट फेस्ट स्टार्ट हुआ है, इसका उद्देश्य है चुनाव प्रक्रिया पर लोगों को जागरूक करना, और जो युवा है उनके पार्टिसिपेशन को और बढ़ाना इसका मकसद है। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो 3 जो है सदस्य होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। आर्टिकल 324 से लेके 329 तक हमारे निर्वाचन आयोग के बारे में बात कही गई है। पार्ट 15 में बात कही गई है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं, और 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हैं, और 2 और भी हैं। ठीक है, अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, जो इनकी हेल्प करेंगे।
पहले केवल एक ही मेंबर होता था, लेकिन बाद में बदल करके 3 मेंबर की बॉडी कर दी गई। चलिए दोस्तों, ट्रिपल आर सीरीज पर आ जाते हैं। रिपीट, रिकॉल, रिवाइज करंट अफेयर्स 2022। 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसे यहां पर हम डिस्कस करते हैं। जल्दी 2021 के भी प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। इसरो ने वनवेब कंपनी के कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो इसरो ने अभी हाल ही में 36 वनवेब कंपनी के उपग्रह को लॉन्च किया है। शी जिनपिंग किस देश के रिकॉर्ड तीसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं? तो शी जिनपिंग जो है चाइना के 3rd टाइम के प्रेसिडेंट बने हैं। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अमन सहरावत ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। हु हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन? इसके अध्यक्ष बने अतुल कुमार गोयल। संयुक्त राष्ट्र UN दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 24 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को UN की स्थापना हुई थी। दोस्तों, 11 मार्च के करंट अफेयर्स का यहां पर हम करेंगे रिवीजन। 12 मार्च को आपको वीकली करंट अफेयर्स मिला था। हर रविवार, हर संडे को हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स देखते हैं, जहां पर आपका रिवीजन होता है, जहां पर आपका टेस्ट होता है। अगर आपने अभी उस सेशन को नहीं अटेंड किया है तो जरूर देखिए। 60 क्वेश्चन के सीरीज होती है, हर हफ्ते हम रिवाइज करते हैं। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नेपाल के नए प्रेसिडेंट बने, आपको याद आ रहा होगा ट्रिक, रामचंद्र पौडेल। बुमचू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जा रहा है? देखो, बुम से बम याद आएगा और बम से आपको सिक्किम, किम जोंग याद आएंगे। 32वां व्यास, वेद व्यास आ रहे होंगे नाम आपको याद में, तो वेद व्यास, उनको बहुत ज्यादा ज्ञान है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। CISF स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 10 मार्च को मनाया गया। खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट कहां पर शुरू हुआ है? कहां पर शुरू हुआ है? न्यू दिल्ली। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुबह 6 बजे उठा करके बोलिए, पढ़ो भैया, सब कोई साथ में सिलेक्शन लेंगे। बिम्स्टेक की 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो अभी थाईलैंड ने की है। मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर कर्ण सिंह। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट जानकारी, यदि आपको करंट अफेयर्स कभी नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप सर्च कीजिएगा डेली करंट अफेयर्स बाय राजा गुप्ता सर या करंट अफेयर्स बाय राजा गुप्ता, तो आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स भी सर्च करिए तो आपको आज का करंट अफेयर्स तुरंत मिल जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? एम वेरस्टेपन ने जीता है। रेडबुल के लिए खेलते हैं, नीदरलैंड के प्लेयर हैं। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे चुना गया है? तो यह सर डेविड चिपरफील्ड। दोस्तों, आज के ल्यूसन स्टैटिक जीके के पिटारे में हम भारत के मंदिरों के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं टेंपल से, मंदिरों से। तो सबसे पहले बात करेंगे कन्हेरी की गुफा। अब आपसे पूछा जाएगा कहां पर है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है, जिसे बौद्ध के द्वारा बनाया गया है। एलोरा की गुफा और अजंता की गुफा, दोनों गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अजंता एलोरा साथ में नाम लिया जाता है, लेकिन एलोरा की गुफा को बौद्ध सेवकों ने डेवलप किया है। वहीं पे जो अजंता की गुफा है, गुप्त शासकों के द्वारा बनाई गई है अजंता की गुफा को। ठीक है। एलिफेंट की गुफा, तो एलिफेंटा केव्स मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, और इसे राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा बनाया गया है। कंदरिया महादेव मंदिर, ये खजुराहो में है। खजुराहो कहां पर है? MP में है। इसे चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया है। मदन महल, ये जबलपुर में है, MP में है, और राजा मदन शाह ने बनाया, नाम में ही छुपा हुआ है मदन। मृगनैनी महल, तो मृगनैनी महल ग्वालियर MP में है, राजा मानसिंह ने बनाया है। बेलूर मठ, बहुत ज्यादा फेमस मठ है, इसे बनाया है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, अपने गुरु परमहंस जी की याद में। ठीक है। तो दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, और
ऐसे भी प्रश्न आते हैं। मैंने कहा कि करंट अफेयर्स प्लस जीएस सब कुछ मिलेगा आधे घंटे में। दिलवाड़ा जैन मंदिर ये कहां पर है? ये माउंट आबू राजस्थान में विमल शाह ने बनाया। गोल्डन टेम्पल को महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा बनाया गया है। ये अमृतसर में है। अमृतसर कहां पर है? पंजाब में। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं। आज हम साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और खासकर केमिस्ट्री का टॉपिक यहां पर हमने लिया है, मेटल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो किंग ऑफ मेटल्स है वो कौन है, तो किंग ऑफ मेटल्स कहलाता है गोल्ड, यानी सोना कहलाता है। ओके दोस्तों, जो हमारा पृथ्वी का कोर है वहां पे कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो नीफे पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नीफे पाया जाता है। सियाल सबसे ऊपर पाया जाता है, फिर सीमा पाया जाता है। तो नीफे मतलब होता है निकल और फे मतलब होता है फेरस यानी लोहा। तो याद रखिएगा, पहले निकल है फिर है लोहा। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि टंगस्टन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्लू से। और इसकी जो हीटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट इसकी 3500 डिग्री सेल्सियस होती है, इसलिए बल्ब में इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में टंगस्टन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? राजस्थान में होता है। वो कहाँ पर होता है? दिगाना खान में होता है, दिगाना माइनिंग में होता है। ठीक है दोस्तों, जिरकोनियम जो मेटल है वो किस में जलता है? नाइट्रोजन में भी जलता है, ऑक्सीजन में भी जलता है। यदि आपसे पूछा जाए कि जिरकोनियम का एलॉय कौन सा है, तो एक इंपॉर्टेंट एलॉय है बेडिलाइट। बेडिलाइट इसे बोलते हैं। ओके चलिए साथियों, आप सभी को पता है कि जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसमें न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग कराई जाती है। लेकिन अगर ये बॉम्बार्डिंग बहुत तेजी से होने लगे तो हो सकता है कि हमारा नाभिकीय रिएक्टर फट जाए। अब इसे हमें शांत करना है। तो नाभिकीय रिएक्टर में अगर हमें शांत करना है तो उसमें कैडमियम, बोरॉन, जिरकोनियम इनका इस्तेमाल करेंगे तो अवशोषित होने लगेंगे वो, और उसकी जो प्रोसेस है धीमी हो जाएगी। नेक्स्ट है बेराइल। यदि आपसे पूछा जाए बेराइल किसका एलॉय है, तो बेराइल जो है बेरिलियम मेटल का एलॉय है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा रेडियो एक्टिव है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, तो ये फ्रांसियम। क्या है? फ्रांसियम। नेक्स्ट है स्टेनस सल्फाइड जिसे हम बोलते हैं एसएनएस। इसे बोला जाता है मोज़ैक गोल्ड, और मोज़ैक गोल्ड का इस्तेमाल होता है पेंट में, पेंटिंग में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोडियम को हम किस में स्टोर करते हैं? क्योंकि सोडियम बहुत तेजी से रिएक्ट कर देता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने में, तो इसे हम केरोसिन में स्टोर करते हैं। किस में स्टोर करते हैं? केरोसिन में। सोडियम का इस्तेमाल रिफ्लेक्टर लैंप्स में किया जाता है। जो आप स्ट्रीट्स में देखते हैं ना, तो उसमें सोडियम का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है बिना बुझे चूने का केमिकल नेम क्या है? तो यह कैल्शियम ऑक्साइड, जिससे हम लिखते हैं CaO। क्या लिखते हैं हम? CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो शल्य क्रिया है, यानी जो हम बोलते हैं उसको सर्जरी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो किसका इस्तेमाल करते हैं? कैल्शियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। एस्बेस्टोस जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनता है। लास्ट क्वेश्चन, बेराइटा वाटर किसे कहते हैं? तो बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइटा वाटर कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है BaOS2 H2O और ब्रैकेट में X। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर हमने पिटारे को डिस्कस किया। अभी हमें कल के करंट, जो आज आपने 13 मार्च के करंट अफेयर्स को पढ़ा, उसका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? तो यह है इंडोनेशिया। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? तो फ्रेंड्स ये कहां पर है? मुंबई में है। सेवलॉन इंडिया ने किसे अपना पहला हैंड एम्बेसडर घोषित किया है? तो यह सचिन तेंदुलकर। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे चुना गया है? तो यह मीराबाई चानू। फोन पे की स्थापना कब हुई थी? 2015, और UPI ट्रांजैक्शन 2016 स्टार्ट हुआ। सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला राज्य यूपी है, 8 है यहाँ पे। चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये हरियाणा से है।
हाल ही में भारत में लिथियम का भंडार मिला किस केंद्र शासित प्रदेश में? जम्मू एंड कश्मीर में मिला है। गंगा सागर मेला किस राज्य में लगता है? पश्चिम बंगाल में लगता है। माउंट कोटोपेक्सी ज्वालामुखी कहां पर है? तो ये इक्वाडोर में। कहां पर है? इक्वाडोर में। आज का सवाल है, किस देश ने अपनी कैपिटल को जकार्ता से बोर्नियो ट्रांसफर किया है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको पहचानना है कि ये व्यक्ति कौन है और इनके बारे में आपको 5 लाइन लिखनी है। सबसे बेस्ट कमेंट को यहां पर मैं पिक करूंगा। 13 फरवरी का हमारे पास रिजल्ट है। सॉरी, यहाँ 12 लिखिए, 12 फरवरी। विवेक मिश्रा टॉपर है, अनमोल सिंह सेकंड, कुमार मुकेश थर्ड, सविता फोर्थ है, ऋतिक कुमार फिफ्थ है। दोस्तों, आप इसकी फ्री पीडीएफ हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली शाम को 5 बजे अपलोड करवा दी जाती है। सुबह 9 बजे आपको डेली क्विज भी मिलता है। डेली क्विज, ऐसा कोई भी दिन नहीं जब क्विज नहीं होता हो। वहां पर आपका क्विज होता है, उसी में जो रैंक ऑब्टेन करते हैं उनका नाम यहाँ पर हम देते हैं। एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा सर्च करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वहां से। दोस्तों, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स और साथ में पीडीएफ भी यहाँ भी प्रदान की जाती है, जो आपको मिली रही होगी। अब आपकी शिकायत तो हम तक नहीं पहुंच पा रही है, यानी पर्सनली मैं खुद अपलोड कर रहा हूं, मैं आपको बताऊं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, पहली बार चैनल पर अगर आ रहे हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये क्लास आपकी है और आप जरूर बताएं और भी हम क्या रिफॉर्म ला सकते हैं और कितना अच्छा कर सकते हैं। अच्छा बुरा दोनों आप बात कह सकते हैं, क्योंकि ये क्लास आपकी है। दोस्तों, चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए। कल सुबह 6 बजे फिर मिलूंगा इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।